नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे इंडिया के सस्टेनेबल मैरीटाइम ग्रोथ के विजन के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे ब्लू इकोनॉमी के बारे में। ये भारत की समुद्री शक्तियों का सदुपयोग करने की रणनीति है ताकि आर्थिक ग्रोथ हो पाए, जीवन स्तर सुधरे और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहे। अब जानते हैं ये टॉपिक न्यूज में कैसे आया। रिसेंटली 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक व्हाइट पेपर जारी किया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इस डॉक्यूमेंट में 2035 तक की रोड मैप दी गई है कि कैसे भारत अपनी समुद्री रिसोर्सेज को उपयोग में लाएगा। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, एनवायरमेंटल सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी, इन तीनों के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाएगा। ये संकेत है कि भारत अब मैरीटाइम पोटेंशियल को सिर्फ सपने के रूप में नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी के रूप में देखता है। तो पहले हमें यह जानना होगा कि ब्लू इकोनॉमी क्या है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि देश की समुद्री सीमाओं में मौजूद ओशन, सीज और जो कोस्टल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करना। इंडिया के लिए ब्लू इकोनॉमी का मतलब है ओशन पोटेंशियल को इस तरह इस्तेमाल करना कि सोसाइटी को इसका लाभ मिले, एनवायरनमेंट सेफ रहे और जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बनी रहे। ये जो विचार है 1994 के अंदर प्रोफेसर गुंटर पोली ने यूएन यूनिवर्सिटी के अंदर पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ और मैरीटाइम इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन साथ साथ कैसे हो सकते हैं। भारत की कोस्ट लाइन लगभग 11,098 किलोमीटर लंबी है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लगभग 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये कोस्ट लाइन ग्लोबल शिपिंग लेन्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन सब कारणों से भारत ब्लू इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके जियोपॉलिटिक्स और एनवायरमेंटल एडवांटेज रखता है। अब करंट स्टेटस क्या है और इसका पोटेंशियल क्या है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। आज भारत की ब्लू इकोनॉमी जीडीपी का लगभग 4% कंट्रीब्यूट करती है। लगभग 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम समुद्री मार्गों से होता है, यानी पोर्ट्स और शिपिंग भारत के एक्सलेंट ट्रेड बैकबोन है। भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और लगभग 200 माइनर पोर्ट्स हैं। एक नया पोर्ट जो कि वधवान पोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वो एक मेजर पोर्ट बनने की प्रक्रिया में है। प्रोजेक्शन है कि 2035 तक कोस्टल शिपिंग का हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 6% से बढ़कर 33% तक पहुंच जाएगा, जिससे इनलैंड ट्रांसपोर्ट पर दबाव कम होगा और लॉजिस्टिक जो है बेहतर हो पाएंगे। अब भारत के ब्लू इकोनॉमी के की सेक्टर्स के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिशरीज एंड एक्वाकल्चर को। ये कोस्टल लोगों की लाइवलीहुड का आधार है। करीब 3 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे जुड़ी हुई है। इंडिया आज दुनिया का दूसरा सबसे फिश प्रोड्यूसर है। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर जैसे केज फार्मिंग और सीवीड कल्टीवेशन से इनकम भी बढ़ेगी और एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। अगर बात करें शिपिंग एंड पोर्ट्स की, पोर्ट्स हमारे ट्रेड लाइफलाइन है। प्रोजेक्ट्स जैसे कि सागरमाला और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पोर्ट्स, इनको डिजिटल और ग्रीन बनाया जा रहा है। कोची और वाइजाग पोर्ट्स में सोलर पैनल्स और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग से एफिशिएंसी बढ़ रही है। अगर बात करें मैराइन बायोटेक्नोलॉजी की, तो ओशन ऑर्गेनिज्म से फार्मास्यूटिकल्स, बायोफ्यूल्स और इंडस्ट्रियल एंजाइम बनाने की जो संभावना है वो बहुत बड़ी है। CSIR और NIOT जैसे इंस्टीट्यूशंस ओशन बेस्ड बायो इनोवेशन पर काम कर रहे हैं। ये इंडिया के ग्रीन इंडस्ट्री का फ्यूचर है। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर बात करें NIOT की, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। अगर बात करें कोस्टल टूरिज्म के एंगल के ऊपर, भारत के बीचेस टूरिज्म का मुख्य आकर्षण केंद्र है, पर अब फोकस इको फ्रेंडली मॉडल के ऊपर है। ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस जैसे कि राधानगर जो कि अंडमान के अंदर है और घोघला जो कि दीव के अंदर है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर डेवलप हो रहे हैं। लोकल कम्युनिटीज को ओनरशिप देने से टूरिज्म भी सेफ रहता है और कल्चर भी मेंटेन रहता है। अगर बात करें रिन्यूएबल मराइन एनर्जी की, ऑफशोर विंड, टाइडल और वेव एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंडिया की क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन का पार्ट है। तमिलनाडु और गुजरात कोस्ट पर 30 गीगावाट ऑफशोर विंड का टारगेट है। ये प्रोजेक्ट एनर्जी सिक्योरिटी के साथ कोस्टल जॉब भी देगा। अगर बात करें डीप सी माइनिंग के बारे में, ओशन फ्लोर में मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल्स का खजाना है। इंडिया का समुद्रयान मिशन अब 6000 मीटर तक की डेप्थ तक एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है, लेकिन एनवायरमेंटल सेफगार्ड एसेंशियल है ताकि मराइन लाइफ पर नुकसान ना हो। अगर बात करें मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्सेज की, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया एक नेचुरल सिक्योरिटी लीडर है। नेवी, कोस्ट गार्ड और NIOT जो है कोस्टल सर्विलेंस और डिजास्टर मैनेज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइक्लोन वार्निंग से ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स तक। दोस्तों, हर सफर आसान नहीं होता। इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को काफी बाधाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। ओशन वार्मिंग, सी लेवल राइज और जो कोस्टल इरोजन है, ये साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। ओवर फिशिंग और मराइन पोल्यूशन कोरल रीफ्स और मैंग्रोव जैसे इंपोर्टेंट हैबिटेट को नष्ट कर रहे हैं। अनचेक टूरिज्म और कोस्टल कंस्ट्रक्शन कई जगह पर इकोलॉजिकल डैमेज कर चुके हैं। कई केसेस में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अधूरे बने हैं या गलत तरीके से इनको लागू किया गया है।
CAG ने कोस्टल रेगुलेशन वोलेशन को रिपोर्ट किया है। अगर बात करें पॉलिसी एंड गवर्नेंस की, ब्लू इकोनॉमी भारत में कई मिनिस्ट्रीज को क्रॉस करता है। फिशरीज, शिपिंग, एनवायरमेंट, अर्थ साइंस इसके अंदर आते हैं। इन सब मिनिस्ट्रीज का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो कमजोर है। उसके अलावा इंटरनेशनल मैरीटाइम रेगुलेशन और जो IMO गाइडलाइंस हैं उनको एनफोर्स करना अभी भी बड़ी चुनौती है। नए सेक्टर्स जैसे कि मराइन बायोटेक और डीप सी माइनिंग के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी भी वीक है। अगर बात करें टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट के बारे में, फिशरीज के लिए कोल्ड चेन और स्टोरेज की अभी भी कमी है। डीप सी एक्सप्लोरेशन और रिन्यूएबल मराइन एनर्जी इक्विपमेंट काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। शिप बिल्डिंग कैपेसिटी कम है। मराइन बायोटेक को कमर्शियल स्केल पर लाने में दिक्कत आ रही है। अगर बात करें फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एंगल के बारे में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ब्लू इकोनॉमी में कम है। कोस्टल एरिया में रहने वाले छोटे बिजनेसमैन के पास और मछुआरे के पास जो है कैपिटल की कमी है। उसके अलावा मराइन वेंचर्स को जोखिम की वजह से इंश्योरेंस और कैपिटल एक्सेस नहीं मिल पाता। अगर बात करें सोशल एंड इक्विटी के बारे में, स्किल शॉर्टेज के अलावा जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है वो भी काफी कम है। कोस्टल इलाकों में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। हालांकि फिशरीज में करीब 72% वर्कफोर्स जो है महिलाएं हैं, लेकिन उन्हें फॉर्मल जॉब्स नहीं मिल पाती। कोस्टल कम्युनिटीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से डिस्प्लेस हो सकती हैं। अब देखते हैं आगे का रास्ता क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। पोर्ट्स, कोल्ड चेन और ऑफशोर एनर्जी ग्रिड्स को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना काफी जरूरी है। हर नए पोर्ट में सोलर पावर और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मैंडेटरी होना चाहिए। अगर बात करें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, मराइन स्टार्टअप्स, ओशन टेक इंक्यूबेटर्स और ब्लू बायोटेक वेंचर्स को फंडिंग और पॉलिसी सपोर्ट देना होगा। ब्लू इनोवेशन फंड जैसे फ्रेमवर्क रिसर्च को बूस्ट करना होगा। उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी बेटर करना होगा। कई मिनिस्ट्रीज के बीच पॉलिसी ओवरलैप है। एक नेशनल ब्लू इकोनॉमी काउंसिल बनाकर फिशरीज, शिपिंग, एनर्जी और एनवायरमेंट को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर बात करें सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को एक्सपेंड करना होगा। पोल्यूशन कंट्रोल कानून को सख्त करना होगा। कोस्टल इंडस्ट्रीज के लिए जीरो वेस्ट गाइडलाइंस को लेके आना होगा। अगर बात करें स्किल डेवलपमेंट एंड सोशल इंक्लूजन के बारे में, ब्लू इकोनॉमी के लिए मराइन रोबोटिक्स, ओशन डेटा साइंस और शिप मेंटेनेंस जैसी न्यू एज स्किल्स डेवलप करनी होंगी। कोस्टल वुमेन के लिए ट्रेनिंग और फाइनेंस एक्सेस जरूरी है ताकि वो फॉर्मल जॉब में आ सकें। अगर बात करें इनोवेटिव फाइनेंस के एंगल के ऊपर, तो ब्लू बॉन्ड्स, कार्बन क्रेडिट मार्केट्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से फंडिंग एक्सपेंड करनी होगी। सेशल्स की तरह इंडिया भी अपने ओशन प्रोजेक्ट्स के लिए सोवरेन ब्लू बॉन्ड लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों, इंडिया की ब्लू इकोनॉमी बस एक विजन नहीं है, ये भविष्य की आवश्यकता है। ये इकोनॉमी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट रेजिलेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी का स्रोत बन सकती है। 2035 तक की रोड मैप में इकोनॉमिक एम्बिशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इनोवेशन को बैलेंस करने की दिशा दी गई है। यदि भारत कोस्टल और ओशन रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग करे तो वो ग्लोबल लीडर बन सकता है एक थ्राइविंग और सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी के अंदर। दोस्तों, ये टॉपिक केवल ज्योग्राफी और इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमिक सेफ्टी, ओशन आइडेंटिटी और एनवायरमेंट कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था ब्लू इकोनॉमी का वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।